मनुष्य को भगवान ने एक शक्ति दी है कि आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। सूर दुर्लभ, यहाँ इस बात पर ध्यान दो दिव्या, सूर दुर्लभ, सूर माने देवता, देवताओं के लिए ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है कि ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है भाई मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए? इसलिए कि इस शरीर से आप साक्षात लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर के द्वारा आप प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। आप इस शरीर से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप इस शरीर से द्वारकाधीश में प्रवेश कर सकते हैं साधन करके। और किसी भी जीवधारी या किसी जीव में, किसी शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना कल्याण कर सके। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जो अपना उद्धार नहीं कर सकती। केवल एक योनि मनुष्य योनि ऐसी है जिसे अपने उद्धार करने का पूरा पूरा अवसर भगवान ने दिया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। तो पैसों की कमी को दूर करके धनवान अगर बनना चाहते हैं तो भोजन तैयार करते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए तो हर घर में निकाला जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश न हो तो पहली बात तो आपका जो रसोई घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ काम करने वाली महिलाएं भी शौच अवस्था में, शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए और प्रसन्न मुद्रा में किचन में काम करें। अगर पुरुष भी काम करते हैं किचन में तो भी प्रसन्न मुद्रा में ही काम करें, खींच करके काम न करें। और नमक को कभी भी खुले बर्तन में ना रखें। पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। ये नियम जिंदगी भर के लिए आप बना लें और हमेशा नमक वाले ढक्कन बर्तन पर ढक्कन लगा करके ही रखें। जब भी घर का फर्श साफ करें तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला लें। रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि घर की किसी दरवाजे या खिड़की में कर्कश आवाज ना आए। हमेशा दरवाजे और खिड़कियों के कब्जों में तेल लगाकर रखें। जब भी अपनी बहन या बुआ को घर पर आमंत्रित करें तो उन्हें खाली हाथ न भेजें। बहन या बुआ को कुछ न कुछ भेंट जरूर करें। देखिए एक बात आप जान लीजिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरी ये बात 2-3 महीने आजमा लीजिएगा। उसके बाद आपका मन कहे तो करिएगा, न मन कहे तो न करिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप दिन में जितना कमाते हैं उसमें से पहला अंश 10 रुपया ही सही, 20 रुपया ही सही, आप किसी गौ सेवा में लगा दीजिए या किसी भूखे को कुछ खिला दीजिए। उसके बाद उस पैसे का उपभोग स्वयं के लिए करिए। तब देखिए आपकी जिंदगी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आप 15,000 रुपया महीना ही कमाते हैं, लेकिन जिस दिन आपको सैलरी मिली तो पहले ऐसा मत करिए कि पेटीएम से राशन वाले को पैसा दीजिए। पहले 10 रुपए का पेटीएम करके और 10 रुपए का किसी मतलब कि जरूरतमंद को कुछ खिला दीजिए या किसी गाय को 2 रोटी खरीद करके किसी मतलब की दुकान से उसको खिला दीजिए या गुड़ खिला दीजिए। कुछ कर दीजिए। पहला पैसा धन की शुद्धि के लिए खर्च कर दीजिए। अगर आप अपने कमाई से पहला पैसा शुद्धि के लिए खर्च करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं शेष पैसा जो आपका बचेगा उस न तो दवा में जाएगा, न तो ब्याज में जाएगा, न तो मुकदमे में जाएगा, न कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाएगा।
धन की शुद्धि हो जाए बस। अगर आपके यहाँ पशुपालन होता है, अगर आपके यहाँ गैया मैया हैं, तो रोज सुबह अपने गाय का दूध पहले निकालकर भगवान शिव के लिए रख लें और उसके बाद उस दूध का आप जो उपयोग करना हो करें, और रोज आप वो गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करें नियम से। आप देख लीजिए, कभी आपके घर में दूध का अभाव नहीं होगा और कभी आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका दूध भगवान शिव को जाता है। जिस पैसे का सही सदुपयोग होता है, जिस परिश्रम का सही सदुपयोग होता है, उसमें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से। पवन जी, पवन जी बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, सदा सुख रहिए। मैं पवन बोला लुधियाना पंजाब से जी। मेरे सर 2-3 सवाल है। एक तो है मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1982 सुबह 7 से, और एक है मेरी बड़ी समस्या है, इसका है 11/3/2004 सुबह 5:15 पे। और सर मुझे अपने बारे में जानना है कि मेरी जीविका कैसी रहेगी। ठीक है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, और मेरी बड़ी बेटी BDS कर रही है, क्या उसका भविष्य कैसा रहेगा, और दाम्पत्य जीवन कैसा, शादी तो नहीं हुई है, कैसा रहेगा, क्या वो फील्ड में जाएगी, जॉब की लाइन में आगे, क्या तो वही हाउस वाइफ रहेगी। देखिए, मैं आपका प्रश्न ठीक से सुन नहीं पाया हूँ। आपने जो कहा है वो आपने ही सुना है, आपका प्रश्न मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा है, इसलिए मैं कोई उत्तर दे करके व्यर्थ में अपना मतलब कि जो है वो बात खराब नहीं करूँगा। आपके प्रश्न को मैं ठीक से सुना नहीं और आपके प्रश्नों का उत्तर इसलिए मैं देने में असमर्थ हूँ। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आपका फ़ोन लग जाए तो इतनी भी लालच नहीं होनी चाहिए कि 15 प्रश्न आप करें और हम सुनते सुनते उसको भूल जाएं और उसका हम जवाब न दे पाएँ। अगर आप एक प्रश्न करेंगे तो हमको याद रहेगा कि आपने पूछा क्या है, मैं जवाब क्या दूं। अगर आप 4 प्रश्न करेंगे तो इतना कंप्यूटर मेरे दिमाग में नहीं लगा हुआ है कि मैं चारों प्रश्न याद करके और उसको क्रमशः उत्तर दे पाऊँ। मैं भी इंसान हूँ, तो इसलिए ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपके माध्यम से लोग ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम भी कालचक्र के दर्शकों से ही गुजारिश करेंगे कि जब भी आपका फ़ोन कॉल लगे, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ को पूरी तरह से कम कर दीजिए और उसके बाद स्पष्ट शब्दों में और संक्षिप्त में अपना सवाल कीजिए। क्योंकि अगर आप एक सवाल करेंगे तो पंडित जी उसका जो जवाब है वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। अगर आप 3, 4, 5 सवाल करेंगे और एक से ज़्यादा राशियों का राशिफल जानना चाहेंगे तो फिर पंडित जी के लिए भी वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश कीजिए कि अगर आपका फ़ोन लगता है तो स्पष्ट और संक्षिप्त में अपना सवाल कीजिए। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और मेष राशि के भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जो मंगल से इत्तेसाल कर रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक काम की बात है, काम में तो आपका मन लगेगा और समय पर काम भी आप पूरे कर पाएंगे। जीवन साथी से मतभेद के योग बन रहे हैं। आँख में तकलीफ हो सकती है। सट्टेबाजी से बचने का प्रयास करें। लाल कपड़े कन्याओं को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में स्वगृही बुध है। कुल मिलाकर के अच्छा मनी मैनेजमेंट बचत बढ़ाएगा। काम तेजी से पूरे होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे। सेहत का साथ मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंचा सकता है। किन्नरों को कुछ दान करें।
शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिकंदराबाद से हमारे साथ सीमा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए स्पष्ट और संक्षेप में। जय मां विंध्यवासिनी गुरुजी। जय मां बेटा। गुरुजी, मेरा प्रश्न 3 है। मेरी बच्ची है, 2012 की है, 14/2012 की है, 8:05 पर चंडीगढ़ की है। उसका क्या भविष्य गुरुजी? मेरा घर होगा, कब तक में होगा? और मेरी बहन मनीषा द्विवेदी मेरे से छोटी है। गुरुजी, संतान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है कि आपके बेटी का भविष्य द्वितीय और सप्तमेश अगर देखा जाए तो मतलब कि चंद्रमा और बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति का द्वितीय द्वादश का इत्तिसाल है, शीघ्र ही इत्तिसाल हो जाएगा। बेटी का भविष्य आपके बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बहुत छोटी है, 24वें वर्ष से इसका भाग्योदय हो जाएगा और अपने जीवन में ये पूर्ण रूपेण सफल रहेगी। और आपका भी भाग्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। आपने अपने बहन के संतान के बारे में जो पूछा है सीमा, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश की है। अगर आपकी बहन थोड़ा सा चिकित्सा परामर्श लें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त सासाराम से सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम वंदना है, सासाराम बिहार से हूँ। जी पंडित जी, हम अपने पति के जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हूँ। पंडित जी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1984। पंडित जी वो छपरा में जॉब करते हैं और वो अपना ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, जिसे पटना सासाराम हो जाए, अपने क्षेत्र में ज्यादा बेहतर रहेगा। उनको बाहर का सब चीज खाना मना है, इसके वजह से जिसे फैमिली को ले जा सके। पंडित जी, हो पाएगा ट्रांसफर की नहीं होगा? और अगर दूसरा भी नौकरी अगर जिसे चाहे कि हम बदल लें तो क्या उसके लिए समय अच्छा रहेगा पंडित जी? अभी तो बेटा ट्रांसफ़र का समय नहीं हुआ है, अभी तो ट्रांसफ़र होने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नौकरी बदलने से अच्छा है कि इसी नौकरी में बने रहें। और इस नौकरी में अगर बने रहेंगे तो अक्टूबर-नवंबर के बाद स्थानांतरण का भी योग बनेगा। लेकिन अभी तत्काल में स्थानांतरण का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछा है वंदना, आपके पति भाव का स्वामी मंगल और उससे गमन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में स्थित है, जिसके कारण स्थिर राशि में स्थित होने के कारण ये कहा जा सकता है कि स्थान परिवर्तन का योग अभी नहीं बना है। स्थान परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए, अभी अच्छे से वहीं अपना समय निकालना चाहिए। और रोज़ आपके पति को चाहिए कि भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। और किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं सेवन करना चाहिए। ये सब उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनका अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा पर लौटते हुए बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम अच्छी है लेकिन बढ़ते खर्च ने आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया है, जिस वजह से आपको बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, और करे तो अब करें क्या? चूंकि अचूक और असरदार उपाय जो आज हमें पंडित जी बता रहे हैं वो करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनकम बढ़ाने के उपाय। पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, इनकम बढ़ाने के उपाय आज हर कोई जानना चाहता है, कारण भी बताइएगा। देखो, कारण क्या बताऊं? कारण तो ये है कि दुनिया में दो ही बड़े, एक रुपया एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, रुपया से सब काम। दुनिया में दो ही लोग बड़े हैं जी। एक रुपया और एक राम। राम से मुक्ति मिल जाएगी और रुपया से सब काम हो जाएगा। तो रुपया तो है, इसमें तो कोई दम मतलब कि दो राय नहीं है। लेकिन तुम विश्वास करो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन वो लोग जानबूझकर अपने किस्मत में जबरदस्ती दुर्भाग्य लिख लेते हैं। जबरदस्ती दुर्भाग्य लिख लेते हैं। प्रारब्ध
प्रारब्ध नहीं कहेंगे इसको, जानबूझ करके ट्रेन के आगे कूद जाना ये प्रारब्ध है, ये क्रियमाण है। ट्रेन दौड़ती हुई जा रही है, उसके आगे जा करके कूद जाएं तो ये प्रारब्ध थोड़ी है। प्रारब्ध तो है कि जा रहे हैं, पुल टूट कर गिर गया, मर गए, ये प्रारब्ध है। जा रहे हैं, आकर के कोई गाड़ी आपके ऊपर चढ़ के निकल गई, ये प्रारब्ध है। लेकिन आप जानबूझ कर कूद रहे हैं, ये तो क्रियमाण है, ये प्रारब्ध नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में परेशान 80% लोग अपने अपने गलतियों से हैं। 80% लोग, क्योंकि मैं तो दिन भर में 10-5 लोगों से मिलता हूं और जो अध्ययन करता हूं उसके आधार पर 80% लोग केवल महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर के भिखारी बने हुए हैं। बहुत बड़ा अमीर बनना चाहते थे, इसलिए दरिद्र बने हुए हैं। अगर उन्हें अपने जीवन से संतुष्टि रहती और अपने जीवन को चलाते तो शायद वो बहुत खुशहाल रहते। लेकिन बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बर्बाद होने की स्थिति है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं बता रहा हूं। तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? पहली बात तो मन पर कंट्रोल करें। हमारे यहां सनातन धर्म में कहते हैं, साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साधु न भूखा, आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए। इतने की कामना की गई है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के 16वें श्लोक पर अर्जुन से कहा है कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, किसी से कोई उम्मीद मत करो। सुचिर दक्ष, अपने सोच में पवित्रता रखो। उदासीन, सुख दुख में बराबर एक जैसे बने रहो। गतव्य था, जो बुरे दिन बीत गए हैं उनकी चर्चा मत करो। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कार्य मत करो कि एक मकान है तो 2 मकान हो जाए, BMW है तो ओडी हो जाए, ओडी है तो मर्सिडीज हो जाए। इन सब भावना से काम मत करो। काम करना है इसलिए काम करो। परिणाम क्या मिलना है वो भगवान जाने। परिणाम दे देते हैं, अच्छी बात है, नहीं देते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर रहो। लेकिन नहीं, मुझे ये चाहिए ही, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सब करके आप अपना चैन और अपना सुख नष्ट करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर धन की बचत और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, एक तो पैसे की गिनती करते हुए कोशिश करें कि उस पर थूक न लगाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी थोड़ी सी नाराज होती हैं। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप अगर सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। बुधवार को किसी किन्नर को कुछ पैसे दान करना चाहिए और उसमें से अगर वो एक सिक्का अपने आप वापस कर दे तो ले आकर घर रख लेना चाहिए। धन की बचत करना चाहते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, और वो ये कि आपको बुधवार के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। वैसे मंगलवार का दिया हुआ पैसा भी कभी वापस नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। लेकिन अगर एक मेरा आजमाया हुआ उपाय आप करिए कि हर बुधवार के दिन आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना शुरू कर दीजिए, और ये उपाय 1 साल तक कर दीजिए, तो आप देख लीजिएगा वो अकाउंट कभी आपका खाली नहीं होगा। जिस अकाउंट में बुधवार को पैसा जमा किया जाएगा वो अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। उस अकाउंट में हर समय पैसे की बढ़त रहेगी। एकदम पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ आपको, आप भी आजमा के देख लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए ये आचरण के चीज़ों को तो हम सही मानते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चा भूखा होता है, जब रोता है तो उसको दूध कौन पिलाता है? उसकी माँ। उसी तरह से अगर आपकी भी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और परिश्रम करने के बाद भी आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि परिश्रम के साथ साथ
थोड़ा महालक्ष्मी की तरफ मुड़िए और नित्य श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र, महालक्ष्मी के मंत्र का आश्रय लीजिए और सुबह शाम बैठ करके जो समाज, पैसा न होने पर समाज में कैसा कैसा अपमान होता है, ये तो कहने की बात है। अगर हकीकत में जिस तरह से पैसा न होने पर लोगों का अपमान होता है, वो मरने से भी ज़्यादा बदतर होता है। आप बैठ करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने और अपनी मनोकामना की बात कहिए ना। वो तो माँ है, माँ अपने बच्चों के कष्ट को नहीं देख सकती। अगर आप माँ का रोज सुबह शाम स्मरण करना शुरू कर दें और अपने अस्तित्व को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दें, तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब माँ आपको अपने गोद में उठा लेगी। जैसे छोटा सा नवजात शिशु माँ का स्तनपान करके माँ के गोद में सो जाता है और उसे डर नहीं रहता कि मुझे सियार खाएगा कि शेर खाएगा, माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। वैसे आप भी अगर महालक्ष्मी की शरणागति ले लेते हैं, दुर्गा जी की शरणागति ले लेते हैं, महाकाली की शरणागति ले लेते हैं, तो आप विश्वास करिए आप भी चैन से सोएंगे और आपका भी जीवन सहज और सरल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में स्वगृही बुध, द्वितीय भाव में उच्च का बृहस्पति सूर्य के साथ, ऐसे में आमदनी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चा आपको संभल के ही करना चाहिए। बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों की समझ बढ़ेगी, रिश्ता पक्का हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेन देन से पहले लोगों को परख जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि का राशिफल भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं हरिद्वार से अक्षरा जी। अक्षरा जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जय माता दी पंडित जी। हाँ, जय माता दी बेटा, बोलो। मेरा नाम अक्षरा राजपूत है और मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ जी। मेरा जन्म जो है 16 सितंबर 2003 का है, सुबह 9:30 बजे, स्थान हाथरस जंक्शन, उत्तर प्रदेश। मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए जिससे मुझे सफलता मिले, और मैं जो है यूपीएससी करने के लिए प्रयागराज जाना चाहती हूँ। तो मैं मतलब कब तक वहाँ जाऊँ और मतलब मुझे कब तक सफलता मिल जाएगी। और ये मेरा भाई है जिसका नाम क्रिस सेंगर है, उसका जन्म 18 अगस्त 2006 का है। उसका जो जन्म है जो 9:05 का है सुबह में, हाथरस जंक्शन उसका स्थान है। तो मतलब उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए जिससे वो सफल बने और जो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। अक्षरा, तुम्हारे दसम भाव का स्वामी शनि है, तुम्हारे दसम भाव का स्वामी शनि है, और शनि की दृष्टि दसम भाव पर न होने के कारण मंगल और शनि की तृतीय एकादश की इत्तिसाल की स्थिति है। तुम्हें प्रशासनिक सेवा के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी में ही मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें एसएससी, सीजीएल की परीक्षाओं के लिए भी प्रयास करना चाहिए और सरकारी सेवा में जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। और अगर ये मेहनत और ये परिश्रम आपने अभी से जारी कर दिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अक्षरा, एक बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारा जो है पंचम भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ है और वहाँ केतु और चंद्रमा की स्थिति है। आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति रहती है। आपको जितना पढ़ाई में अभी एफर्ट करना चाहिए वो आप कर नहीं पाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल सूर्य को जल देना शुरू करिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करिए। प्रातः सूर्य को जल दें, 108 बार गायत्री मंत्र बोलें और उसके बाद ध्यान रखें कि पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस करें। इससे आपको सफलता मिलेगी और 26वें साल तक कहीं न कहीं आप रोजगार परक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
कर्क राशि में इस समय बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय द्वितीय भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, धन को संभालिएगा, क्योंकि आज आपका लग्नेश केतु के साथ है, खर्चा बढ़ सकता है और काम भी बढ़ेगा और काम का बोझ भी बढ़ेगा, यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। खूब पेशेंस रखिएगा। जीवन साथी के साथ कठोर न हो। पड़ोसियों से झगड़ा संभव है। पैर या कंधों में दर्द हो सकता है। इच्छा शक्ति में कमी आ सकती है। अहंकारियों को सावधानी से संभालना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे सरल, सटीक, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना और न ही ज़्यादा मेहनत करनी है। बस सच्ची श्रद्धा से करें ये आसान उपाय। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, विरोधियों की वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे लोग कौन से आसान उपाय करके अपने कारोबार की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कैसे बढ़ाएं कारोबार की रफ्तार? एक बात मैं बताऊं तुम्हें दिव्या, इस देश का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति कौन है जानना चाहती हो? जिसको आसानी से एक बात में कर्जा मिल जाए। हाँ। सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति वो है जिसे एक बार कहने पर कर्ज मिल जाए। उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कर्ज के ऊपर अपने आप को पूर्ण रूप में डिपेंड कर लेता है। समझ रही हो? और कर्ज के ऊपर इतना डिपेंड कर लेता है कि कर्ज उसकी लेने की प्रवृत्ति बन जाती है और कर्ज से ही वो अपना जीवन चलाना चाहता है। और एक दिन जब कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है तो वो असंतुलित हो जाता है व्यक्ति, और असंतुलित हो करके वो निश्चित रूप से अपने जीवन को त्याग तक की स्थिति में आता है। तो भैया, सबसे ज्यादा अभागा व्यक्ति तो वही है मेरे समझ से जिसके अंदर कर्ज लेने की प्रवृत्ति हो जाए। चाहे बिजनेस बढ़ाने के लिए, चाहे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, कर्ज लेने की प्रवृत्ति ही बुरी है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को यदि कर्ज से बचना है तो अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लाल रंग के कपड़े में लाल चंदन का पाउडर रखकर अपने पोटली में बनाकर तिजोरी में रखें, ठीक है? और अपने बिजनेस में अपने पत्नी को भी हिस्सेदार बनाएं। निश्चित रूप से ऐसा करने से भी कारोबार में रफ्तार आएगी। और कारोबार में बिक्री बढ़ाने के लिए अपने पहले ग्राहक से जो भी धनराशि कमाते हैं वो कुछ धनराशि किसी जरूरतमंद को या किसी धर्मस्थान में या गौ सेवा में लगाना चाहिए। सुबह अपने घर से जब आप कार्यक्षेत्र पर जाने के लिए निकलें तो रास्ते में कहीं और ना रुकें। घर से निकलकर सीधा अपनी दुकान या कार्यक्षेत्र पर ही जाएं। बीच में कहीं रुकना ये मतलब कि उचित नहीं है। घर से निकलकर सीधा अपनी दुकान या कार्यक्षेत्र पर ही आपको जाना चाहिए। ये सबसे उत्तम बात है। और रास्ते में जाते हुए भी भगवान का स्मरण करते हुए जाने पर बहुत अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि का राशिफल जाने उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। कामिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। कामिनी जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। थैंक यू मैम। पंडित जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कामिनी सिंह है। मेरा जन्म 21 अगस्त 1985 लखनऊ में रात्रि 11:15 पर हुआ है। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला मेरा प्रश्न ये है कि मेरा विवाह 2012 में हुआ, तब से लेकर अब तक मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही कलेश भरा है। और दूसरा ये पंडित जी, मैंने बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है और अभी मैं एक सरकारी संस्थान में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब करती हूँ।
मेरे भविष्य में परमानेंट स्थायी जॉब है कि नहीं है, और दूसरा ये कि मैं स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र लगभग अब होने ही वाली है, तो मैं उसमें सफल हो पाऊंगी कि नहीं। और पंडित जी, मेरे कुंडली के अनुसार मेरे दो पुत्र हैं, पहला है 10 साल का और दूसरा है 7 साल का। उनका जीवन कैसा रहेगा? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में बात किया है, तो कामिनी जी मैं आपको बताऊं कि बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं है, लेकिन विचारों में गतिरोध है। दोनों में से कोई अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहता है, इसलिए वाक युद्ध बेवजह आप लोग करते हैं, जो उचित नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। मैं आपके पति तो हमसे परिचित नहीं है कि मैं उन्हें सुधरने के लिए कहूं, तो मैं आप ही परिचित हैं तो आपसे ही कहूंगा। आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, और रोज 24 पत्ते तुलसी के लेकर के राम दरबार के सामने कुछ भोग लगा करके उसमें एक एक पत्ता तुलसी का रखिए, और ये कहते हुए रखिए कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये मंत्र कहते हुए 24 बार आप जो है रोज ये समर्पित करिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री राम को। निश्चित रूप से आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाएगा। जहाँ तक आपके पीसीएस की बात है, तो देखिए उसके बारे में तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप प्रयास करिए। प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कामिनी जी ऐसा है कि 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है और बृहस्पति बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। न होने पर भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। संविदा पर अगर आप नौकरी कर रही हैं तो ये नौकरी आपकी चलती रहेगी। आपके दोनों पुत्रों का भविष्य ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के राशि फल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाभ सीमित है, लेनदार घर आ सकते हैं, समय का ध्यान रखें और काम पूरे करें, वरना नुकसान होगा। जीवन साथी से कलेश संभव है, मां की सेहत की चिंता सताएगी, उधार लेने से बचें, गाड़ी संभल कर चलाएं, साबुत हल्दी नदी में प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मनचाही नौकरी और इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आपको दही और नारियल से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये कैसा उपाय, कौन सा उपाय करें फटाफट? देखिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए हर आदमी को चाहिए कि ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप जरूर करना चाहिए। गणेश जी विघ्न विनायक हैं, और गणेश जी के इस मंत्र का जप करने से जीवन के तमाम ग्रहों से, जैसे केतु, बुध जैसे ग्रहों से भी राहत मिलती है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। 1 चम्मच दही और शक्कर मिला करके इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले आप उसे खा करके तब जाएं, और हर समय अपनी सांस को देखें। नाक से आपके जिस नाक से सांस निकल रही हो, बाईं निकल रही हो तो बायां पैर बाहर निकालें, दाहिनी सांस निकल रही हो तो दाहिना पैर बाहर घर से निकाल करके और तब आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के कक्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसके पहले से ही आप साध लें कि आपकी बाईं नाक से सांस चल रही है कि दाहिनी। अगर दाहिनी से चल रही है तो दाहिना पैर इंटरव्यू के कक्ष में रखें, अगर बाईं से चल रही है तो बायां पहला पैर जो है इंटरव्यू के कक्ष में रखें। और कोशिश करें, अगर कई सीटें हों, आपको बैठने की कोई मजबूरी ना हो, किसी सीट पर आपको बैठना है, ऐसी मजबूरी ना हो, तो आप इंटरव्यूअर को ऐसे एंगल में रखें जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है। जैसे दाहिना स्वर चल रहा है तो इंटरव्यूअर जो आपका हो वो दाहिनी तरफ हो, तो आपकी बातों को पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण करेगा। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। और जो भी मंदिर पहले आपके रास्ते में आए जाते समय
वहाँ हो सके तो नारियल चढ़ाएं, नहीं कुछ चढ़ा सकते हैं तो कम से कम मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों की आज आमदनी स्थिर रहेगी और निवेश के योग बनेंगे। आपके काम की तारीफ होगी, महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, घर में मेहमान आ सकते हैं, जीवन साथी की सलाह जरूरी होगी। आलस्य बढ़ेगा, थकान महसूस होगी, सोच समझकर और सलाह लेकर फैसले लें। अनाथ आश्रम में कुछ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी की उम्र हो गई मगर अब तक बात पक्की नहीं हुई, किसी न किसी वजह से बात हमेशा बिगड़ रही है, तो कौन सा आसान उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। पंडित जी, कारण भी जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। शादी में बहुत से कारण होते हैं। शादी में विलंब होने के, शादी में बृहस्पति का सप्तम भाव में हो जाना विवाह में देर कराता है। शादी में सप्तम भाव में शनि का हो जाना विवाह में विलंब कराता है। शुक्र का अस्त हो जाना विवाह में विलंब कराता है। शुक्र का पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाना शादी में विलंब करवाता है। तो विवाह में विलंब के बहुत कारण हैं। उसी तरह से लग्नेश द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में हो जाएं तो बचपन में ही शादी हो जाती है। लग्नेश सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में हो जाएं तो भी बचपन में शादी होती है। तो कहने का मतलब कि ये पूर्व जन्म से प्रारब्ध से ही निर्धारित है कि किस अवस्था में आपको जीवन संगिनी या जीवन साथी मिलेगा। इसे कुंडली देख करके सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपके भी विवाह में विलंब हो रहा है तो हमेशा अपने बड़े लोगों का और बुजुर्गों का सम्मान तो करना ही चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अगर हो सके तो अपने घर पर एक खरगोश पालें। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा मत ये है कि अगर आप लड़की हैं तो आप नहाने के पहले अगर विवाह के योग्य हैं और माता पिता विवाह के लिए चिंतित हैं तो अपनी माँ से कहें कि वो 3 उंगली से मध्यमा, अनामिका और अंगूठा तीनों से एक चुटकी हल्दी उठा करके अब आपके पानी में डाल दें, नहाने वाले पानी में, और उससे आप नहाएं। आप अपने से हल्दी डाल के नहाएं और माँ डाले, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि आपका हाथ पीला करना ये माँ का धर्म है, आपका हाथ पीला करना ये पिता का धर्म है। तो माता पिता के द्वारा अगर हल्दी डाली जाएगी तो उसका असर 64 दिन में आ जाएगा। और बुधवार को अगर खरगोश को घास खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा। बृहस्पति ग्रह की पूजा करिएगा। उसके लिए केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल देना भी बृहस्पति की पूजा मानी जाएगी। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कुछ जप भी कर लीजिएगा। जब भी आपके माता पिता आपके लिए वर या कन्या देखने जाएं तो उस दिन लाल वस्त्र धारण करें। रात को सोने से पहले सिरहाने 8 खजूर रखें और सुबह उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ये सब चीज़ें भी फायदेमंद हैं। लेकिन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र करिएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का मंत्र है। सभी कुंवारी कन्याओं से निवेदन है कि अगर वो चाहती हैं कि उनका जीवन साथी भगवान श्रीहरि विष्णु की तरह अलौकिक और अद्वितीय प्रतिभा का हो तो उन्हें इस मंत्र का कम से कम 1 लाख जप जरूर करना चाहिए। और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। अगर आप 14-15 साल की उम्र के बाद ही इस मंत्र को 108 बार रोज करना शुरू कर दें, भले आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो, लेकिन तब आपका जीवन अद्वितीय होगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि
दुसो रही। और लड़कों से कहना चाहूँगा कि देखो आजकल बहुत खराब माहौल चल रहा है। आज आप भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, समाचार देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा मतलब कि जो है तांडव चल रहा है, ये आप भी समझ रहे होंगे। आपको भी पत्नी अच्छी मिले और उससे आपके जीवन को खतरा ना हो, तो आपको भी चाहिए कि आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम मंत्र तो ये है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। लेकिन इसमें ओम क्लीम कामना बीज जोड़ना है। तो इस मंत्र को ऐसे करिएगा, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम क्लीम ओम। इस मंत्र का 10 माला जप आप करना शुरू कर दीजिए, दिया जला करके, दुर्गा जी की पूजा करके। 10 माला जप अगर आपका 125 दिन भी हो गया तो आप विश्वास करिए, जब भी आपका विवाह होगा तो कोई सुंदर ही जीवन संगिनी आपको, सुंदर का मतलब रूप रंग से नहीं, मन से सुंदर, सुंदर ही जीवन संगिनी मिलेगी, जो आपके सुख दुख में आपके हर समय साथ रहेगी। जानते हैं, आप कहेंगे अब विवाह के लिए भी मंत्र पढ़ना है, अब शादी के लिए भी मंत्र पढ़ना है, इतने बुरे दिन आ गए हैं। हाँ, करदम ऋषि ने एक पत्नी चाहने के लिए 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की तपस्या की थी। और श्री हरि विष्णु जब आए थे तो उन्होंने एक वरदान मांगा था कि मुझे मेरे योग्य जीवन संगिनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था कि आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे विवाह करेंगे, और उससे 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी उस कन्या से, और एक पुत्र के रूप में स्वयं नारायण मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो तपस्या का ये मतलब होता है। इसलिए लड़के इस बात में इंसल्ट फील न करें कि मेरा इतना दिन खराब हो गया है कि शादी के लिए भी मुझे मंत्र करना पड़ेगा। कुछ लड़के कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप दिव्य और ईश्वर का अंश चाहते हैं अपने जीवन में, चाहते हैं कि आपके सुख दुख में मतलब कि समान रूप से भागीदार जीवन सहकर्मिणी आपको मिले, तो आपको इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, यद्यपि इस समय आपके भाग्य स्थान में बुध है और आपके आजीविका के स्थान में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है, आय स्थान में चंद्र शुक्र केतु है, कुल मिलाकर के व्यय भाव का स्वामी बुध जो है ये संकेत कर रहा है कि खर्च बढ़ेगा। यात्रा का योग बना हुआ है, अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुस्सा बिल्कुल न करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक बीमारी से निकलते नहीं कि दूसरी बीमारी आपको जकड़ लेती है। दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे में कौन से आसान उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और ऐसा होता क्यों है, ये तो सबसे बड़ी वजह है। बहुत सारे लोगों से हम ऐसा सुनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब लग्नेश मतलब शरीर भाव का स्वामी रोग भाव में हो जाए और रोग भाव का स्वामी शरीर भाव में हो जाए, तो ऐसा आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रोग के चपेट में ही रहता है। इसको कहते हैं रोगेश और शरीर भावेश का स्थान परिवर्तन योग। या जो शरीर भाव का स्वामी है उसको पापग्रह देखते हूँ या पापग्रहों की उस पर दृष्टि हो, या छठे भाव को पापग्रह देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति को रोग में रोग पैदा होता है। एक रोग है, उसका इलाज हो रहा है, उससे दूसरा रोग पैदा हुआ। लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर ठीक कराने गए हैं तो पेनक्रियाज फेल हो गया, पेनक्रियाज ठीक करवाने गए हैं तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया।
कुल मिलाकर के मौत की स्थिति आ गई। तो ये संयोग दुर्योग प्रारब्ध से ही निश्चित है कि क्या आपके साथ होने वाला है। अच्छा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हमारे यहाँ भगवान शिव की आराधना कही गई है। जो लोग भगवान शिव की विधिवत आराधना करते हैं और भगवान शिव का शहद से लेप करके और शुद्ध जल से अभिषेक करके और भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करते हैं, विश्वास करो उनके कुंडली में चाहे जितना अशुभ योग हो, वो सारे अशुभ योग भगवान शिव की कृपा से निष्प्रभावी हो जाते हैं। अच्छा। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। चाहे जितनी बड़ी बदनसीबी लिखी हो आदमी के माथे पर, लेकिन भगवान शिव के अंदर ये सामर्थ्य है कि उस बदनसीबी को खुशनसीबी में वो बदल सकते हैं। और उन्हें संविधान संशोधन करने के लिए किसी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। शिव जी अकेले 2/3 बहुमत से ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान शिव की शरणागति में हैं, जो लोग भगवान शिव के आश्रय में हैं, उन्हें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। दवाइयाँ अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई न कोई बीमारी आपको घेर लेती है, तो बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाइयाँ शुरू करने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए शिव मंदिर में भी रखना चाहिए। अपने पलंग के चारों पायों में चांदी की कील लगवानी चाहिए। जब भी जल पिएं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन और क्या कहता है इनका भाग्य। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके ऊपर है, आपके राशि पर है। धन लाभ का योग तो बना हुआ है, लेकिन ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धनेश अपने भाव से 6ठा 8वां है। कारोबारियों के लिए दिन शुभ है। अपने बच्चों को समय देने की कोशिश करिए। यात्रा से थकान और तनाव बढ़ सकता है। किसी के दबाव में कोई काम ना करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, विवेक जी। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए स्पष्ट और संक्षेप में। विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त राजस्थान से। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा जन्म 19 नवंबर 1991 में हुआ है। टाइम रात को 11:58। जी जी। एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और शादी का भी है, तो मेरा शादी कब तक हो जाएगी? देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा केतु के साथ है। एलर्जी की प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी रहती है। एक बार इतनी कम उम्र में ही आपको अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेना चाहिए और अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी नपवा लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो इसमें मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी आपके विवाह में 1 से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। 1 से 1.5 साल के बाद आपकी अच्छी शादी होगी, आप चिंता न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अचानक लोन मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी प्रिय से मुलाकात हो सकती है और ज़्यादा सोचने से बचना होगा। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। घर में फटे पुराने कपड़े ना रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। योगिता जी बैतूल से हमारे साथ जुड़ गई हैं, कालचक्र के एक दर्शक। योगिता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी मेरे 2 सवाल थे, एक मेरे लिए और एक मेरे भैया के लिए। मेरी जन्म तारीख है 14/7/2000, 11:20 रात को, और मेरे भैया की जन्म तारीख है 29/7/1998, दोपहर 4:16। पंडित जी, जो मेरा पहला प्रश्न है वो मेरे लिए था कि मैंने HRIT से और HR से MBA किया हुआ है, मैं राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले और मेरी नौकरी कब तक लग जा सकती है? और मेरे भैया के लिए जो सवाल था वो ये था कि उनका बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य खराब है, तो उनके लिए क्या करें, उनका भविष्य कैसा रहेगा, वो कब तक ठीक हो जाएगा, उनकी शादी कैसी रहेगी, कब तक हो पाएगी, ये सारी पंडित जी आप बताइए। बहुत ज्यादा परेशान है और वो जो आप उपाय बताइएगा वो हमें ही बताइएगा, जो हम कर पाए वो नहीं कर पाता है। बहुत अच्छी बात है, आप अभी जो कर रही हैं वही करते रहिए, अभी आपको उसी काम में सफलता मिलेगी। और अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए आपको चाहिए कि आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। 100 दिनों तक अगर लगातार सुंदर का आप पाठ करेंगे सुंदरकांड का, तो जाकर के मतलब कि उनके जीवन में सफलता के गुंजाइश दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं मकर राशि का राशिफल और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज बनी आर्थिक योजनाएं भविष्य में मदद करेंगी। अनचाही यात्राएं होंगी, काम पर ध्यान दें, समय बर्बाद न करें। किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, तनाव महसूस होगा, कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मकर के बाद अब बताइए कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आमदनी बढ़ेगी लेकिन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। परिवार की नज़र में खुद को साबित करने का दिन है। मन स्वस्थ रहेगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। व्यर्थ की सोच सपने पूरे नहीं करेगी। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी मीन राशि वालों का भी भाग्य आज कितना मजबूत है, आज कैसी रहने वाली है उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, कौन सा उनके लिए शुभ रंग है, शुभ अंक है, ये सब भी जरूर बताइए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पुराने निवेश से आज लाभ मिलेगा, लेकिन धन संभालना होगा। समय बर्बाद न करें और काम पर ध्यान दें। अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने रोग में आराम आएगा, मन प्रसन्न रहेगा, जोश में होश न खोएं। केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर EMI के चक्कर में आप फंस चुके हैं, कर्ज ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है, तो कौन से उपाय करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, ये जो EMI का चक्कर है कैसे दूर? हाँ, कभी कभी आदमी अपने अच्छे दिनों को देख करके आगे के भविष्य की योजनाओं को बना लेता है। जैसे आज हमारी सैलरी 10 लाख रुपए महीने है, तो इसके हिसाब से हम भविष्य की योजनाएं बना लेते हैं कि 10 लाख रुपया महीना हम कमाएंगे तो इतना EMI दे देंगे, तो 3 लाख की EMI बनवा दिए। और मान लीजिए कि नौकरी 10 लाख वाली 6 महीने के बाद छूट गई, तो अब 3 लाख की EMI देना तो कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम भविष्य के ऊपर विश्वास करके और कुछ योजनाएं बनाते हैं, उससे फंस जाते हैं। लेकिन अगर उसे चुकाने में दिक्कत आ रही है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको मेरा एक सलाह मानना चाहिए। अपने घर और कार्य क्षेत्र का जो मध्य स्थान है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो साफ सुथरा रहना चाहिए। घर में खराब पड़ी हुई चीज़ें जैसे बिजली का खराब सामान, बंद खराब घड़ियाँ, दूसरा खराब सामान, पुराने न यूज होने वाले जूते, कपड़े, ये सब आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए।
और ईएमआई के बारे में बार बार बात नहीं करना चाहिए, सबसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। घर से गंदे पानी का निकास हमेशा उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए। अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। रविवार को सुबह नदी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए और नित्य प्रातःकाल श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी और भगवान नारायण के सामने घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसा जरूर करना चाहिए। और नित्य गाय को रोटी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।